बेटा आज हम डिस्कस करने लगे हैं हीप सॉर्ट को। हीप सॉर्ट भी हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो अभी तक हम प्रीवियसली डिज़ाइन टेक्निक्स को हम समराइज करें तो अभी तक जो हमने डिज़ाइन टेक्निक्स पढ़ी हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स, उसमें जो सबसे पहली डिज़ाइन टेक्निक हमने ब्रूट फोर्स टेक्निक या इंक्रीमेंटल अप्रोच जो कि इस बुक में रेफर किया गया है वो पढ़ी थी। तो उसमें इस अप्रोच के अंदर हमने जो एल्गोरिदम डिस्कस की थी वो इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम थी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम हर चीज़ को हर के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कंपैरिजन बेस्ड एक टेक्निक है। ब्रूट फोर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें यानी कि बगैर किसी इंटेलिजेंस के, बगैर किसी थिंकिंग के, ब्रूट फोर्स बेसिकली होता है ज़बरदस्ती ताकत से कोई चीज़ करना। तो ये भी बस बगैर किसी लॉजिक और सेंस के या इंटेलिजेंस इसको प्रॉपर वर्ड होगा, ये हम हर चीज़ को हर के साथ कंपेयर करके चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को डिस्कस किया था। तो जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है उसमें बेसिकली क्या हम करते हैं, हम बेटा बेसिकली अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर अपने सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं। तो उसमें हमने मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को हमने देखा, ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की एग्जांपल थी। तो बेटा आज जो हम एल्गोरिदम को डिस्कस करने लगे हैं, ये एल्गोरिदम बेसिकली एक डिज़ाइन टेक्निक है जिसको कोई स्पेसिफिक या कोई अच्छा सा नाम तो नहीं है। नाम इसका यही है कि ये ऐसी एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये तीसरी जो टेक्निक हम आज देखेंगे, ये ऐसी एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है विच इज़ बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। तो अब आज सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, ये हीप सॉर्ट के अंदर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है इस्तेमाल होगा। तो हीप सॉर्ट के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है इट इज़ नोन एज हीप। तो आपको है कोई हीप का कंसेप्ट पहले से? अच्छा, शुरू में जो सबसे पहले जो हीप है, जो वर्ड है, ये कॉइन फॉर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये डाटा स्ट्रक्चर एक है, उसके लिए ये आया था। वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद ये जो हीप है ना, ये एक और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, नेम जो है। तो ये बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट हैं तो हीप जब वर्ड आएगा तो हीप दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक हीप डाटा स्ट्रक्चर है जो आज हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, और एक हीप जो है ये गार्बेज कलेक्शन मेमोरी है। अगर जावा जावा वगैरह या और इस तरह की लैंग्वेजेस हैं तो वहाँ पे एक रैम के अंदर, या जिसको हम मेमोरी कहते हैं, यहाँ पे एक जगह है जिसको हम हीप कहते हैं। तो इसमें बेसिकली ये जगह वो है जहाँ से हम क्या करते हैं, अपने डायनामिक रिसोर्सेज यानी कि क्लासेस जब हम इनिशिएट करते हैं तो इस लोकेशन से हम उन क्लासेस को जगह देते हैं। ठीक है, उस इस और फिर जब वो क्लासेस एक्सपायर हो जाती हैं, जिसे मैं कह रहा हूँ जब वो उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो गार्बेज कलेक्टर जो है वो इन लोकेशन को दोबारा से रिक्लेम करके उसको हीप का हिस्सा बना देता है। तो हीप नहीं, ये किस? तो आप वही बात कर रहे हैं ना। एक तो हमारा डायनामिक एलोकेटेड जो हम मेमोरी करते हैं तो वो हम हाँ जी, कहते हाँ हैं जी, हीप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ये जो डायनामिक एलोकेशन जो होती है, ये बेसिकली हीप से होती है, हीप के हिस्से से, हीप की लोकेशन से होती है। ठीक है, आमतौर पे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है रैम मेमोरी के अंदर ही, जिसको हम स्टैक कहते हैं। प्रोग्राम जी। जब वो प्रोग्राम बिल्ड होता है तो उसमें एक स्टैक की जगह हम अलॉट करते हैं
और जितने वेरिएबल्स हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए होते हैं वो स्टैक से क्रॉसपॉन्ड करते हैं, वहां से अपनी लोकेशन होती है उनकी, फिक्स होती है, ठीक है। जी। लेकिन ये जो हीप है या जो डायनामिक मेमोरी होती है, जो जो कि हमें नहीं पता कि प्रोग्राम जब चलेगा तो कितनी इस्तेमाल होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास हीप की वो लोकेशन होती है जहाँ से हम अपने जो भी क्वाड मेमोरी होती है वो क्लेम कर सकते हैं। फिर उसको अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रही तो एक गार्बेज कलेक्टर प्रोग्राम होता है, वो जावा वगैरह के साथ होता है, तो वो उसको फ्री करता है, ठीक है। बाकी जो कुछ और लैंग्वेजेस हैं उसमें मैनुअली फ्री, वैसे जावा में भी हम खुद से भी कॉल करके फ्री करवा सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो वो खुद से जीसी जो है खुद से उसको क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एक कंसेप्ट है हीप का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हीप का जब कीवर्ड आएगा तो इसको हम किस किस कंटेक्स्ट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओएस का बेसिकली कंसेप्ट है, या लैंग्वेजेस अगर एडवांस लेवल पे आप उसको देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। खैर ये आपको फर्क बताना था। अब बातें हैं एक्चुअल जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर, हीप डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ये हीप डाटा स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास बेसिकली एक नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये बेसिकली एक अरे की फॉर्म में होता है। ये एक अरे है, लेकिन वो अरे के अंदर एक नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री छुपा होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसका मतलब ये होता है कि नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि ये कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि वो उसका वो कंप्लीट ना हो। तो वो कितना उसको हमने मार्जिन दिया हुआ है कि कंप्लीट ना हो? वो मार्जिन ये है कि उसका जो लास्ट लेवल है ना, उसकी उसको छूट है कि आखिरी लेवल कंप्लीट ना हो। यानी कि आखिरी जो लेवल है वो आधा हो, पौना हो, सवा हो, जितना भी हो, ठीक है, आधे लेवल पे उसको मार्जिन दिया हुआ है, सबसे लास्ट लेवल पे उसको मार्जिन दिया हुआ है हमने कि आप स्पेस यहाँ पे छोड़ सकते हैं, रह सकती है किसी भी वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। सर तो कंप्लीट ये बाइनरी ट्री का थोड़ा सा एक दफा बोलिएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है? मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास है, हमें बाइनरी ट्री पहले कंसेप्ट है कि बाइनरी ट्री क्या है। तो बाइनरी ट्री क्या है? एक ऐसा ट्री जिसमें जो हर नोड के मैक्सिमम टू तो चिल्ड्रन, हाँ जी। ऐसे ही है ना। जी। तो हाँ जी, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली वो ट्री है जिसमें हर लेवल पे तमाम नोड्स के दो कंप्लीट दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो वो हर लेवल पे पूरे दो दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और लास्ट लेवल पे तो ज़ाहिर है आखिरी लेवल लीव्स लीव्स का होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर उनके नहीं कोई आगे फर्दर चिल्ड्रन नहीं होंगे। तो इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री में है कि वो आखिरी लेवल तक, आखिरी नोड तक सबके दो दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। जी। तो ऐसे, तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं जी? कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक तो है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि आगे हमारे पास शेप्स भी आ रही हैं, तो उसमें ये मजीद आपको वाजह हो जाएगा। CP5 प्रोसीजर, ये तीन प्रोसीजर्स है जो हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट के अंदर। एक मैक्स CP5 प्रोसीजर है, एक बिल्डिंग अ हीप, ठीक है, बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसीजर होगा, और तीसरा प्रोसीजर होगा हीप सॉर्ट का, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन सब प्रोसीजर्स हैं या तीन प्रोसीजर्स हैं जो आपस में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं बेसिकली, वो अभी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे, ये जो डिफरेंट वर्क है वो परफॉर्म होता है इन डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर, और कौन किसको कॉल करता है और क्यों करता है, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास अभी आप हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया भी है। हीप इज एन अरे ऑब्जेक्ट दैट कैन बी व्यूड एज अ नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्ज करें ये एक अरे है, तो इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। पहले लोकेशन पे, लोकेशन 1 पे 6 पड़ा है, लोकेशन 2 पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, फिर 3 पड़ा है, फिर 2 पड़ा है, फिर 4 पड़ा है, फिर 1 पड़ा है, ठीक है।
तो ये एक अरे है। तो जब हम इसको क्लेम कर देंगे ये हीप है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ट्री की फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रूट 6 की बनेगी, फिर इसके दो चिल्ड्रन 5 3 बनेंगे, और फिर 5 के दो चिल्ड्रन 2 4 बनेंगे, और 3 का एक चिल्ड्रन बनेगा 1, ठीक है। तो अब आपको जो रेड नंबर नजर आ रहे हैं वो इसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है जी। और ये देखें कि ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये जो आपको ट्री नजर आ रहा है ये नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कैसे हो सकता था, अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं चले एक और यहाँ पे हमारे पास इसका चाइल्ड आ जाता। तो देखें ये पूरा, ये जो लास्ट लेवल है ये पूरे का पूरा फिल हो जाना था, ठीक है। तो अगर ये पूरा फिल हो जाता तो हम इसे कहते हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन चूंकि इसमें एक नोड मिसिंग है, इसका एक एक नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, ये नियरली कंप्लीट है। तो ये जो आखिरी लेवल है ना ये वाला, इसमें इस हीप के अंदर ये मार्जिन दिया हुआ है कि इसमें क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो कोई भी नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हीप के अंदर ये अलाउ है, ठीक है। सर हम इंडेक्सेस वैसे तो रूट का 0 से स्टार्ट नहीं करते। हाँ जी, लेकिन यहाँ से हम 1 2 से स्टार्ट कर दें। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लूप्स हैं या जो रेज हैं, तो जब सूडो कोड में होते हैं तो हम ये किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज़ें चाह रही होती हैं, तो उसमें हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब कुछ लैंग्वेज 0 से स्टार्ट करती हैं, कुछ 1 से, तो वो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इसमें सूडो कोड वगैरह में कोशिश होती है कि चीज़ें सिंपल रहें, ठीक है। तो इसलिए हम इसी को फॉलो कर रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरेंट किसी इस हीप के अंदर कोई कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका लेफ्ट चिल्ड्रन है, कौन राइट चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर छोटे छोटे हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई नोड आई है और उसका पेरेंट हमने फाइंड करना है, ये जो अभी हमने देखा पीछे, तो इसमें से 1 2 3 4 5 6, अगर हमने इसका कोई फर्ज करेंगे आपको ट्री नजर नहीं आ रहा और आपने इसमें से किसी का कोई पेरेंट फाइंड करना है कि किस नोड का कौन सा पेरेंट है, तो उसका क्या फार्मूला है, पेरेंट ऑफ आई, वो आई का जो नंबर हम इसको पास करेंगे तो i/2 वो इसका फ्लोर ले लेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें हम ये 1 का पेरेंट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो हमने 6 इसको पास करना है, 6 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो 3 आ जाएगा। तो 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 3 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, तो 1 का जो पेरेंट है वो 3 होगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का पेरेंट 3 है, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी नोड का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लेफ्ट और राइट है। अगर हमने किसी भी नोड का लेफ्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसका तरीकाकार है, उसका फार्मूला है 2i, और किसी का राइट करना हो तो उसका है 2i+1, ठीक है। तो फर्ज करें हम हमारे पास 5 है, तो हमने 5 का क्या करना है, लेफ्ट फाइंड करना है और राइट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका इंडेक्स है 2, तो जो इसका बेटा हमारे पास लेफ्ट है वो 2i है, ठीक है। तो 2i यानी कि 2 × 2, ठीक है, तो 4, तो 4 लोकेशन के ऊपर इसका लेफ्ट पड़ा होगा, तो ये जो लेफ्ट है ये 4 लोकेशन पे इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, राइट फाइंड करना है, तो राइट इसका फाइंड करना है 2i+1, तो 2 × 2 4 +1 5, तो 5th लोकेशन पे जो फर इसका राइट पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन पेरेंट है और कौन चिल्ड्रन है, ठीक है बेटा।
अब हमारे पास एक कंसेप्ट है मैक्स हीप का। मैक्स हीप क्या चीज है जी? इन मैक्स हीप एवरी नोड आई अदर देन द रूट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: ए ऑफ पेरेंट ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी नोड आई है अगर, ठीक है, तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी, यानी कि उसको हम ए ऑफ आई कहते हैं, वो वो हमेशा अपने पेरेंट से छोटी होगी। ठीक है, जब बराबर हो सकती है। तो अगर हम इसको दूसरे पेरेंट के हवाले से इसको देखें तो हम ये कहते हैं, इसको मैं शार्ट करके कहता हूँ कि जो पेरेंट नोड है मैक्स हीप में, जो पेरेंट नोड है उसमें हमेशा अपने चिल्ड्रन से बड़ी वैल्यू होगी। अगेन मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट करके इसका सारा ये बता रहा हूँ कि पेरेंट नोड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो हमेशा अपने चिल्ड्रन से, दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होगी, और या बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बराबर भी हो सकती है लेकिन बड़ी होगी। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं मैक्स हीप। अगर हीप हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि हीप क्या होती है, वो एक हमने कहा कि वो नियरली बाइनरी ट्री है। ठीक है, और उसमें चिल्ड्रंस और पेरेंट को फाइंड करने का हमें पता चल चुका है कि पेरेंट फाइंड करना है तो वो हमारे पास आई आई बाई टू विद फ्लोर लेंगे। अगर हमने उसका लेफ्ट फाइंड करना है तो टू आई है, अगर राइट फाइंड करना है तो टू आई प्लस वन है। अभी क्या है, अभी हमने मैक्स हीप की बात की है कि मैक्स हीप क्या होती है। तो बेटा वो सारी जो बातें हमें उसके बाद प्लस ये चीज है कि अगर हमारे पास जो पेरेंट नोड है उसके ऊपर वैल्यू जो पड़ी हुई है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी अपने चिल्ड्रन से। तो अगर ऐसी तमाम उस ट्री के अंदर ये तमाम पेरेंट नोड की ये कंडीशन है तो हम फिर कहेंगे कि ये जो हीप है ये मैक्स हीप है। ठीक है, तो इसी तरीके से सर हम मिनी हीप। एक्सक्यूज जी मी सर। सर जी इसी को हम देखने के लिए, जैसे आप ऊपर एग्जांपल दी हुई है ट्री की, अगर हम उसमें भी देखें तो सर पांच सबसे ऊपर जो है वो रूट नोड 6 है, और उसके नीचे 5 और 3 उसके लेफ्ट और चाइल्ड राइट चाइल्ड है। हाँ जी, आप इसको देख लें तो ये जी सिक्स दोनों अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, फाइव जी भी बड़ा है, थ्री भी बड़ा है, तो ये मैक्स हीप की एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग है मिन हीप। तो मिन हीप में क्या प्रॉपर्टी है, चेंज क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मिन हीप है इसके अंदर जो पेरेंट नोड है उसकी जो अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो हमेशा अपने चिल्ड्रन से छोटी होगी या उनके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है जी, तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो उसको मिन हीप कहते हैं। तो मिन हीप जो है बेसिकली ये एक कंसेप्ट है प्रायोरिटी क्यूज, वहां पे इस्तेमाल होती है कि प्रायोरिटी क्यूज में जब हमारे मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स हैं वहां पे हमें चाहिए होता है कि हम प्रायोरिटी क्यू इस्टेब्लिश करें, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले हो, फिर उससे बड़ा, फिर सर उससे बड़ा। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यूज की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। ठीक है। तो वो ओएस वगैरह में आप देखेंगे, ओएस की डिफरेंट अगर स्काईलिंग एल्गोरिदम्स हैं या और भी किसी भी जगह पे मैं कह सकता हूँ, अब इसलिए ओएस का इसलिए आपको रेफर कर रहा हूँ कि आपने शायद पढ़ा हो। तो वहां पे भी प्रायोरिटी क्यूज होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट का एक एल्गोरिदम है, तो उसमें जो सबसे छोटी जॉब है उसको हम पहले एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अब वो सबसे छोटी जॉब का कैसे पता चल रहा है, कौन बता रहा है कि ये सबसे छोटी जॉब है? ठीक है, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यूज स्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सबसे छोटी जॉब सबसे आगे होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो मिन हीप है बेसिकली ये प्रायोरिटी क्यूज के अंदर मेनली हम इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हम अभी हमारा टॉपिक हीप सॉर्ट का है, हीप सॉर्ट के अंदर मैक्स हीप का इस्तेमाल होता है, तो हम मैक्स हीप को ही डिस्कस करेंगे और मिन हीप को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि मिन हीप क्या होती है। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहली जो प्रोसीजर या सब रूटीन हमारे पास आ रही है वो मैक्स हीपीफाई आ रही है। तो मैक्स हीपीफाई क्या है, कैसे काम करती है, इसको अभी हम देखते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास मैक्स हीपीफाई दो पैरामीटर पास हो रहे ए और आई। ए उस अरे है, वो अरे है हीप अरे
ठीक है, और आई वो कोई खास नोड है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात बेटा आपको मैं बताता चलूं कि जो हीप सॉर्ट है ये इन प्लेस एल्गोरिदम है, ठीक है, इन प्लेस एल्गोरिदम है। जैसे कि आपने इंसर्शन सॉर्ट को भी देखा था, ठीक है, कि वहां पे ये क्या होता है कि उसी के अंदर, उसी अरे या उसी जगह के अंदर वो उसको सॉर्ट करता है। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेमोरी उसको नहीं चाहिए होती, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है लेकिन वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो वो छोटा सा फिक्स साइज होता है कुछ कुछ वेरिएबल्स का। तो ऐसी एल्गोरिदम्स को हम इन प्लेस एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हीप सॉर्ट है, ये भी इन प्लेस एल्गोरिदम है, ठीक है। हीप नेक्स्ट ही हीपिफाई ए ऑफ आई is a subroutine when it is called two subtrees rooted at left eye and right of eye are max heaps, but A of I may not satisfy the max heap property. ठीक है जी, max heapify A, I makes the subtree rooted at A of I become a max heap by letting AI float down. ठीक है जी, तो वो यहाँ पे बात यही हो, सिंपल वही कंसेप्ट वही है, तो वो बात ये कर रहा है कि जो हो सकता है एक सिनेरियो डिस्कस हो रहा है कि अगर एक नोड है ए एफ आई जिसको हम कहते हैं, तो उस नोड के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो हो सकता है कि वो मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है उसको पूरी ना कर रही हो। ऑल दो के उसके जो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन तक जो बात ठीक है वो मैक्स सीपीफाई को पूरा कर रहा हो, लेकिन जो सबसे टॉप पे जो पड़ी वैल्यू है ए एफ आई कोई नोड है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स सीपीफाई को फुलफिल नहीं कर रही। तो फिर क्या है, मैक्स सीपीफाई क्या करती है, मैक्स सीपीफाई उसको अलाउ करती है कि वो फ्लोट डाउन हो, जो वैल्यू जो कि हीप की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर रही, तो हम उसको अलाउ करते हैं कि वो नीचे अपनी जगह पे चले जाए, जहां पे उसकी जगह बनती है वहां पे वो चली जाए, ठीक है। तो मैक्स सीपीफाई ये काम करती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करती है, ठीक है। तो ये देखें हमारे सामने एक शॉर्ट है, इसमें एग्जांपल है। अब हमारे पास ए ऑफ फाइव फर्ज करें, ये फोर है, ठीक है। इसके दो चिल्ड्रंस हैं लेफ्ट राइट, तो ये दोनों देखें तो ये जो चिल्ड्रन है ये मैक्स सीपी फाइव की प्रॉपर्टी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो पेरेंट की वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है। ऐसे ही ये जो चिल्ड्रन है, ये जो ब्रांच है ये भी मैक्स सीपी फाइव की प्रॉपर्टी को पूरी कर रही है, क्योंकि जो पेरेंट है वो चिल्ड्रन से बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर है इट इज स्मॉलर देन 14 एंड 7, ठीक है जी। तो ये दोनों से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो फोर है ये मैक्स सीपी फाइव की जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, हम इस फोर को अलाउ करेंगे फ्लोट डाउन, कि ये नीचे फ्लोट हो जाए, नीचे चला जाए और अपनी जगह पे चले जाए जहां पे इसकी जगह बनती है, ठीक है। तो मैक्स सीपीफाई ये काम करती है कि उसको अपनी जगह पे पहुंचाती है नीचे, ठीक है। तो अब क्या प्रोसीजर अभी आगे आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो क्या होगा कि वो बेसिकली अपने चिल्ड्रन में से देखेगा कि कौन सी वैल्यू है जो उससे बड़ी है। जो दो चिल्ड्रंस हैं तो उसका सिंपल प्रोसीजर क्या है, फोर ने अब कंपेयर करना है अपने दोनों चिल्ड्रंस के साथ और देखेगा कि दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। दोनों में से अब 14 बड़ा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 14 फोर की जगह पे चला जाएगा और क्या होगा, 4 14 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे को वैल्यू, ठीक है। तो जब ये एक्सचेंज हो जाएगा तो आप देखें अब ये इस तीनों के ऊपर मैक्स ही की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। पेरेंट बड़ा है, दोनों चिल्ड्रन छोटे हैं। लेकिन अब ये जो फोर जिस साइड पे है उस साइड पे देखें, उस साइड पे मैक्स सीपी जो हीप है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें इसको भी सेट करना पड़ेगा। तो अगली अगली में देखें, हम अगेन क्या करेंगे, अब फोर के दोनों चिल्ड्रंस को देखेंगे, जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा और फोर उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कि हमारे पास 8 ऊपर चला गया और 4
नीचे आ गया। ठीक है जी। तो अब आपने देख लिया कि अब ये जो हमारे पास न्यू ब्रांच है, सब ब्रांच आ चुकी है, इसमें मैक्स सीपी की प्रॉपर्टी फिल हो चुकी है। ये देखें कि पेरेंट बड़ा है और उसके दोनों चिल्ड्रन छोटे हैं। सिमिलरली 7 इज ग्रेटर देन 1, और फिर हम अगेन अगर देखें तो 14 इज ग्रेटर देन 8 एंड 7। ठीक है। तो ये जो हमने एक छोटा सा चंक देखा है, इसमें आप देख लें कि हमारी जो मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है हीप, वो पूरी है, हो चुकी है। ठीक है। तो अब ये जो काम हुआ है, हमने 3 स्टेप्स में देखा, तो ये काम मैक्स हीपीफाई का प्रोसीजर करता है। ठीक है। तो ये कैसे करता है, इसकी क्या एल्गोरिदम है, वो आप देख रहे हैं, आपके सामने आपको नजर आ रही है। ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा मे बी कोडिंग का स्टाइल चेंज हो सकता है, लेकिन वो आपको आई होप कि समझ आ जाएगी। ठीक है। कोई लंबी चौड़ी इसमें चेंज नहीं है, जैसे कि एंड इफ है। ठीक है। तो ये आपके लिए, तो इसमें कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। आप बुक से भी देख लें तो तकरीबन सिमिलर ही है। ठीक है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। तो क्या मैक्स सीपीफाई की रूटीन या प्रोसीजर कैसे काम करता है? मैक्स सीपीफाई ए आई, दो पैरामीटर पास होंगे इसको। ए वो अरे है हीप का, ठीक है, और आई वो खास एक नोड होगा जिसको हमने, जहां से हमने बेसिकली क्या करना है, अपनी मैक्स सीपीफाई का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल को लेफ्ट ऑफ आई, जो जो नोड है जहां से हमने स्टार्ट करना है, उसको एल को लेफ्ट ऑफ आई साइन कर देंगे। लेफ्ट ऑफ आई का मतलब है उसका लेफ्ट चिल्ड्रन हम एल को साइन कर देंगे, और उस आई का राइट चिल्ड्रन हम आर को साइन कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या है, इफ एल, ये जो लेफ्ट हमने ऊपर लिया है, लेस देन इक्वल टू हीप साइज ऑफ ए एंड ए ऑफ एल, यानी कि जो ए ऑफ एल लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, इट इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, यानी कि वो पेरेंट पे जो वैल्यू पड़ी है उसके ऊपर उससे बड़ी है। ठीक है। अच्छा। अब आगे जाने से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हीप साइज का है। ठीक है। हीप साइज का एक नया कंसेप्ट आ रहा है। तो हीप साइज और अरे साइज, ठीक है। तो अब देखें कि बेटा हमारे पास जो हीप साइज और अरे साइज है ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब फर्ज करेंगे ये हमारे पास अरे है, तो उसके अंदर 20 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है। 20 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि जो हीप है ना, वो सिर्फ पहले 10 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक है। तो हो सकता है कि वो हीप जो है वो पूरे के पूरे 20 एलिमेंट्स के ऊपर हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीप साइज है वो डिफरेंट थिंग है, और अरे की लेंथ डिफरेंट थिंग है। ठीक है। और जो हीप साइज है वो कैन बी इक्वल टू द रे साइज, वो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और हीप साइज रे साइज से छोटा भी हो सकता है। तो ठीक है। जी सर, लेकिन जी बेटा, सर हीप साइज हम ये कह रहे हैं जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है अरे में जगह, नहीं, दोबारा से यहाँ पे सुने, हीप साइज क्या होगा? दोबारा से सुने। रे साइज है, रे का कोई भी रे है हमारे पास। फर्ज करें हम क्या करते हैं, एक रे डिक्लेयर करते हैं और उसमें 20 एलिमेंट्स की जगह रखते हैं। ठीक है जी। तो उसकी जो लेंथ है या उसका साइज है वो 20 होगा। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके जो पहले एलिमेंट्स है ना, पहले कितने एलिमेंट्स, पहले 6 एलिमेंट्स में हम ये वैल्यू स्टोर कर देते हैं। पहले 6 एलिमेंट में हम ये वैल्यू स्टोर कर देते हैं, 6 5 3 2 6 1। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं कि अरे का साइज क्या होगा। सर अरे का अरे, साइज तो फिर 20 होगा ना? हाँ 20 होगा। और हीप साइज कितना होगा? हीप साइज 6 होगा हाँ, क्योंकि हम उसमें वो वैल्यू हाँ, स्टोर की हुई है। हाँ जी। ठीक है। और इसको हम हीप कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारी हीप है, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो उसका साइज 6 है। तो ये सर हीप हीप हम साइज इसलिए हमारे पास कह रहे हैं कि वो डायनामिकली कर रहे हैं, यानी है तो अरे तो 20 है, लेकिन वो डायनामिकली उसको स्टोर कर रहा है 6 नहीं, तक। डायनेमिकली बड़ा गलत लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये इसके बड़े मीनिंग्स हैं, तो ये आप बी केयरफुल व्हेन यूजिंग दीज वर्ड्स। ये इसका सर आप क्या डायनेमिकली कह से रहे क्या मुराद है? ये तो बड़ा खतरनाक वर्ड्स हैं, डायनेमिकली।
हाँ जी, ये, हाँ आप डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़े हैं तो यहाँ पे तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपको, सर केयरफुली वो आपको क्या वर्ड करेंगे? इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सर हम ये कह रहे हैं जितनी उसने वैल्यूज फिल की है ना वो अभी तक हीप है हमारी, ऐसे हम हाँ कह वो रहे हैं। हीप साइज है, जितना नंबर है ना 6, वो उसका हीप साइज है, ठीक है। ठीक है जी। आप इन दोनों का रिलेशनशिप समझ लें, रे साइज का और हीप साइज का रिलेशनशिप समझ लें। ये रे साइज बड़ा हो सकता है, हीप साइज उससे छोटा होगा, ठीक है जी। तो वो कितना भी हो सकता है, 6, 5, 7, तो वो अप टू रे साइज हो सकता है, समझ गई बात को। तो ऐसे ही बट ना, ये आपके पास कोई यानी बर्तन है। हम अरे में अरे जितनी अरे होगी उतनी हम वैल्यूज रखेंगे ना, अच्छा अरे से मैं ज्यादा इसको तो रख नहीं समझाता हूँ, सकते। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे कि कोई बर्तन है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आप पानी भरते हैं, तो जो बर्तन का साइज है ना, बर्तन का साइज वो आपका रे साइज है, ठीक है। और जो पानी जो आपने भरा हुआ है वो आपका हीप साइज है। तो पानी आप कितना भर सकते हैं, थोड़ा सा आधा भी भर सकते हैं, पौना भर सकते हैं, या मैक्सिमम आप पूरा बर्तन ही भर सकते हैं, भर सकते हैं कि नहीं। बढ़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही वो हीप है, पानी जो है ना वो आपका हीप है। तो वो आप, वो बर्तन से ज्यादा नहीं हो सकता, बर्तन तक हो सकता है, जितना बर्तन है वहां तक आप भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी तक भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं जो अभी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हीप साइज और अरे साइज के तल्लक जो रिलेशनशिप है वो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे वो आएगा भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या दोनों का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो जो हमारे पास हीप साइज है या हीप जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो आपके सामने आपको 6 उसका नंबर आ रहा है, तो ये 6 जो नंबर्स हैं, तो ये हम कह रहे हैं कि इसका अगर इसका हीप साइज 6 है, तो इसका मतलब है कि इस 6 के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं ना उसकी हीप बनेगी, ऐसे ही है। हम्म। और जो बाकी 14 हैं, बाकी 14 खाली जगह हैं, फर्ज करें वो खाली हैं, फर्ज करें वहां पे कुछ एलिमेंट्स पड़े भी हुए हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा हीप साइज तो 6 है। जब हम हीप डेवलप करेंगे तो 6 एलिमेंट्स की करेंगे, वी डोंट केयर अबाउट अदर्स 14, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सर मेरी बात समझिए सुनिए, बात। तो वो खाली हैं तो हमें नहीं ना फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन बड़े भी अगर हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमने अपना साइज रखा है 6, हम कहते हैं 1 to 6 हमारा साइज है, ये इससे हमारी हीप बनेगी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है वो बड़े हैं या खाली हैं। मतलब साइज हम खुद ही बता रहे हैं कि हमने ये अरे में से इतनी अरे को ही सॉर्ट करना है तो यही हमारी हीप होगी। हाँ जी, अच्छा। ठीक है। मैं हम चाह रहा हूँ कि रिलेशनशिप समझें हीप साइज और रे साइज के अंदर, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते सर हम यही कह रहे हैं ना कि अगर हमने फिक्स कर दिया कि हीप साइज जो है वो 6 है, तो बाकी जो 14 होंगे वो हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे, लेकिन अलबत्ता हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अरे का साइज कितना है। हैं। हाँ जी, और फिर दूसरी बात, हमें हीप का साइज भी पता होना चाहिए। इसका मतलब हमने दो चीजें डिफाइन करनी होगी, हीप साइज और अरे साइज। हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे। जी सर। अच्छा जी, अब हम कहाँ पे थे, ये इसके प्रोसीजर के ऊपर थे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि इफ एल लेस देन इक्वल टू हीप साइज ऑफ ए, तो बताएं ये क्या चेक हो रहा है यहाँ पे। अगर लेफ्ट चिल्ड्रन है वो हीप साइज के बराबर है जो उससे कम है, इसका क्या जी मतलब है, यानी हीप साइज क्या अगर हम चेक हो 6 रहा रख है। रहे हैं तो लेफ्ट वाला जो चाइल्ड है वो 6 से कम होना चाहिए या बराबर हो सकता है। हाँ, या 6 के बराबर या उससे कम, यानी कि हम बेसिकली अपनी हीप की बाउंड्री के अंदर चेक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हीप के अंदर होना चाहिए, 6 के अंदर होना चाहिए, वो आगे 6 से आगे 7, 8, बाकी जो 14 उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। हम अपनी हीप को डिफाइन कर चुके हैं और हम उसकी बाउंड्री डिसाइड कर चुके हैं कि ये हीप है 1 से 6 तक है, और हम सारा जो काम करेंगे इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या जो हमारा लेफ्ट है वो हीप के अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू होगी, ये हमारा ये अगर ट्रू हो जाएगा तो फिर हम उसका दूसरा पार्ट चेक करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि ए एफ एल ग्रेटर देन ए एफ आई, कि जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी है,
क्या वो EFI से बड़ी है? अब इसकी मैं ना साथ ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ना उसको मैं नीचे भी ले आता हूँ, तो ताकि हम उसको साथ फर्ज कर लें। ये हमारे पास 4 है और ये 14 है, ये उसका चिल्ड्रन है लेफ्ट, और राइट पे है हमारे पास 7। ठीक है, अब इसको सामने हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ एल लेस देन इक्वल टू हीप साइज ए, कि वो हीप जो हमारा लेफ्ट है वो हीप के अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं हाँ जी अभी हीप के अंदर ही मौजूद है, एंड ए ऑफ एल, यानी कि ये जो 14 है इट इज ग्रेटर देन ए एफ आई। ए एफ आई इसमें हमारे पास है 4। ठीक है, फर्ज करें ए एफ आई 4 है। ठीक है, तो क्या ए एफ एल ग्रेटर देन ए एफ आई, क्या ये जो 14 है 4 से बड़ा है? तो अगर हम कहते हैं ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, पहली भी ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, तो ये दो काम, ये काम होगा। ठीक है, तो क्या काम होगा कि हमारा जो लार्जेस्ट एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक एक जगह है उस पर हमने एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ है लार्जेस्ट का, और उसमें हम क्या करेंगे, वो लार्जेस्ट का जो वैल्यू वैल्यू है उसमें हमने क्या करना है, क्या साइन करना है, लेफ्ट को या एल को वहां पे पुट कर देना। तो एल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 14, तो हमने लार्जेस्ट को 14 असाइन कर दिया। ठीक है, अगर अगर ये है, ठीक है जी, तो अगर ये नहीं होता तो फिर हम लार्जेस्ट को आई साइन कर देते, अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या करते, लार्जेस्ट को आई साइन कर देते। ठीक है जी, तो आई आई में क्या हमारे पास पड़ा हुआ था? अच्छा 4। अच्छा अच्छा, एक मिनट है अभी जो एक मिनट, हम थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट एल है और आई है, ये इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे वैल्यू साइन नहीं हो रही, यहाँ पे इंडेक्सेस साइन हो रहे हैं। एल का मतलब है लार्जेस्ट को हम वो इंडेक्स साइन कर दें। ठीक है, तो एल को बेसिकली 14 साइन नहीं होगा, बल्कि एल को क्या साइन होगा, एल को लार्जेस्ट को बेसिकली क्या साइन होगा, उसकी जो इंडेक्स है वो असाइन होगा, जो भी उसका इंडेक्स होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्ज कर लें इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो इसको इंडेक्स नंबर 2 साइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये चूंकि 14 4 से बड़ा था इसलिए हुआ, अगर ना होता ऐसा, अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, फिर हम आई की जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट को साइन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई ना पेरेंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमने यहाँ पे इसको साइन करनी थी। ठीक हो गया जी, अब सर उसके बाद दोनों कंडीशन जब फॉल्स होंगी तब भी होगा एल्स वाला ना, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाली लाइन चलेगी ना। हाँ जी, अगर हमारे पास क्या हुआ है कि अभी हमने ये देखा है कि अगर वैल्यू बड़ी है, चिल्ड्रन की वैल्यू बड़ी है, तो फिर हमने क्या किया, चिल्ड्रन को लार्जेस्ट कह दिया। अगर पेरेंट की वैल्यू बड़ी होती तो हमने पेरेंट को लार्जेस्ट कहना था। ठीक है, यहाँ पे ये काम हुआ है। ठीक है, अब ये लेफ्ट पे हुआ, अब राइट पे देखते हैं। इफ आर लेस देन इक्वल टू हीप साइज ऑफ ए, यानी कि अगर जो राइट है वो हीप के अंदर मौजूद है और ए एफ आर ग्रेटर देन ए एफ लार्जेस्ट, ए एफ आर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, ए एफ आर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 7, और ए एफ लार्जेस्ट के अंदर क्या पड़ी है, ए एफ लार्जेस्ट के अंदर पड़ी है 14। ठीक है जी, अगर 7 14 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, आर को लार्जेस्ट साइन कर दें, जो लार्जेस्ट है ना उसको हम आर असाइन कर देंगे। ठीक है, लेकिन गिवन पिक्चर जो हमारे पास गिवन ट्री है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो ए एफ आर जो है वो बड़ा नहीं है ए एफ लार्जेस्ट से, क्योंकि ए एफ लार्जेस्ट में 14 पड़ा है, वो पहले से बड़ा है। ठीक है, वो 7 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्वैपिंग है, ये जो वैल्यू साइन हुई है वो चेंज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पे आ जाए।
इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तो अगर लार्जेस्ट और आई की वैल्यू सेम नहीं है तो लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, और आई की वैल्यू में आई 1 है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ए एफ आई को ए एफ लार्जेस्ट के साथ। हम एक्सचेंज कैसे कर देंगे, ए एफ आई में क्या पड़ा हुआ है, ए एफ आई में 4 पड़ा हुआ है, और ए एफ लार्जेस्ट में क्या पड़ा पड़ा हुआ है, 14। 14 को और 4 को हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब जो नई हमारे पास सूरत होगी उसमें 14 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ पे सिंपल 7 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेटा हम मैक्स हिपीफाई को दोबारा से कॉल करेंगे, ठीक है। ये रिकर्जन हो रही है यहाँ पे, रिकर्जन, ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल आ रही है। मैक्स हिपीफाई यही प्रोसीजर अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, और अब इसमें पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अरे तो वही है, ए अरे वही है, लेकिन जो लार्जेस्ट है ना, अब यहाँ पे उसको जो नोड पास हो रहा है एज ए रूट के तौर पे, वो लार्जेस्ट वाला है। तो लार्जेस्ट वाला कौन सा है बेटा, 2 नंबर, ये वाला जो टू एंड एक्स वाला, ठीक है, 2 एंड एक्स वाला, ये इसको पास होगा। अब इसकी इस नोड के चिल्ड्रंस को देखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये रिकर्जन कॉल चलती रहेगी जब तक कि वो एंड पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो ये सारी जो दो इफ जो सर दोनों काम, हाँ जी बात सुनता हूँ, 1 मिनट ठहर। अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों की समरी ये है, दोनों इफ स्टेटमेंट्स की समरी ये है कि हमने क्या करना है, हमने पेरेंट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको चिल्ड्रंस के साथ कंपेयर करना है, दोनों चिल्ड्रंस के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और जो जिस चिल्ड्रन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, इवन कि उसके पेरेंट्स से भी बड़ी होगी, उसको हमने पेरेंट के साथ एक्सचेंज कर देना है। इस सारी की स्टोरी का जो शॉर्टकट है, जो समरी है, वो ये है कि हमने नेक्स्ट CP5 में क्या करना है, पेरेंट की वैल्यू को चिल्ड्रंस की वैल्यू से कंपेयर करना है, और जो वैल्यू बड़ी होगी वो ऊपर आ जाएगी। एक और तरीके से मैं इसको पुट करता हूँ, कि हमने इन 3 वैल्यूज को कंपेयर करना है, 4 7 14, 4 7 14, 3 वैल्यूज को कंपेयर करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू तीनों में होगी वो ऊपर चली जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह से चाहेगी उस जगह पे ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो स्वैपिंग हो जाएगी। ये आप शॉर्टकट तरीका, ये 3 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इससे शार्ट नहीं आप हो सकता जी बेटा। और क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? सर अगर हम ये देखें तो ये इफ में सर मैं नीचे वाली बात कर रही हूँ, इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई और उसके साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट है देन बिगेन टू एक्सचेंज, और हाँ एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट है कि हीपीफाई को दोबारा कॉल करो, ऐसे ही, यानी पहले तो एक्सचेंज करे, एक्सचेंज हाँ करने के बाद दोबारा से हीपीफाई को कॉल करे, हाँ जी, पहले, हाँ यही हो जी, रहा है ना। उस इफ की, हाँ इफ की सब स्टेटमेंट है, दो इफ के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है तो फिर 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला काम ये है कि एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अगर बराबर नहीं है, यानी कि चिल्ड्रन में कुछ और वैल्यू थी और पेरेंट पे कुछ और वैल्यू थी, तो इसका मतलब है वहाँ पे एक्सचेंज बन रहा है, तो वो एक्सचेंज हमने कर देना है, यानी कि 14 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने, चूंकि ये एक न्यू सिचुएशन है और इसमें हमें अब ये नहीं पता कि जहां से हमने स्वैपिंग की है उसके नीचे क्या सूरत हाल है, उसके चिल्ड्रन अब मैक्स CP5 को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फिर हमने क्या किया, हमने अगेन रिकर्जन की कॉल की, हमने दोबारा से इस प्रोसीजर को कॉल किया। हमने कहा कि ठीक है भैया, अब जो नीचे जो 2 नंबर इंडेक्स है, यानी कि जो 4 वैल्यू हमने स्वैप की है, तो अब इसको देखो कि क्या ये नेक्स्ट CP5 को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसको करवाओ। सर बस एक और चीज बता दे, फॉर एग्जाम्पल इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, यानी हाँ लार्जेस्ट बराबर हो जाता है आई के, ठीक नहीं है, बेटा, अच्छा अच्छा, अब ये बेटा यहाँ पे गौर करें कि लार्जेस्ट और आई, यहाँ पे इंडेक्सेस की बात हो रही है। इंडेक्स की बात हो रही है बिल्कुल। इसका सर इसका मतलब है कि अगर लार्जेस्ट नॉट इक्वल तो आई, इस कंडीशन को चेक करने का मतलब है कि अगर वहां पे स्वैपिंग हो रही है, तो अगर लार्जेस्ट आई ही है, यानी कि फर्ज करें, मैं आपको ये एक सिचुएशन देता हूँ, 14 ये पेरेंट है और ये 4 है,
तो क्या ये हीपिफाई है, मैक्स हीप है कि नहीं है? सर ये हीपिफाई है, मैक्स हीप हाँ, है। ये मैक्स हीप है ना। तो यहाँ पे तो कोई स्वैप नहीं चाहिए होगा, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तो लार्जेस्ट पहले ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहां पे आके ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, अगर ऐसी सूरत होती। तो अगर सर ऐसी अब ये सूरत कंडीशन होती। फॉल्स हुई है सर, मेरा क्वेश्चन सुन हाँ। लीजिए। अब ये हाँ। कंडीशन हो गई फॉल्स, तो क्या ये मैक्स हीपिफाई को दोबारा से कॉल करेगा? नहीं, क्योंकि तो ये हम्म। इसके सब रूटीन में जा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है कि ये दोबारा से इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, तो क्या ये जो है सारा ये इधर ही खत्म हो जाएगा, एंड हाँ, एंड इधर फेज ही खत्म खत्म हो हो जाएगा ये? गया। हाँ तो जी, इसका खत्म। मतलब फिर जो नीचे सब ट्रीज हैं, सब ट्रीज के सब ट्रीज हैं, वो तो फिर चेक ही ना हुए। हाँ, वो हम अब अभी चेक करते हैं कि वो क्या चेक होते हैं, नहीं होते, कैसे होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सर हम यहाँ तक यही समझ रहे हैं ना कि लार्जेस्ट अगर ना तो इज नॉट इक्वल टू आई हुआ, फिर ही हम हम्म। स्वैप करेंगे और फिर ही हम इसको अगेन अगेन जो है वो रिकर्जन स्टार्ट होगा। बिल्कुल। और अगर इक्वल हो गया तो ना तो स्वैप होगा और ना ही रिकर्जन होगा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है बेटा।